सो विजयनगर एम्पायर से स्टार्ट करते हैं. संगम 1336 to 1485, सलुआ 1485 to 1505, and Talua from 1505 to 1570, and Aravidu from 1570 to 1670. Quite easy. The last one is quite easy. Aravidu goes from 1570 to 1670, and 1505 से 1570 तक क्या है? तलुआ है. 1505 से 1570 that is Talua, and 1485 से 1505 that is Salua, and 1336 से 1485 that is संगम डायनेस्टी. ओके, कई बार पढ़ेंगे सुनेंगे तो याद हो जाएगा. तो एक बार फिर से बता रहे हैं. तलुआ वाला 1570 से 1670 है, और तलुआ के जस्ट सॉरी दैट इज़ 1570 to 1670 इज़ अराविडू, और 1505 से 1570 is your Talua, and Salua is 1485 to 1505. ठीक है, तो ये क्लियर है. और संगम तो 1336 से 1485, तो ये क्लियर हो गया टाइम फ्रेम. ऑल राइट, तो अब इसके बाद है, एक बार ज़रा ऑडियो देख लेते हैं. ठीक है, तो ऑडियो चेक कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं. सो संगम, सलुआ, तलुआ, अराविडू. ठीक है. नाउ द विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का. इनका नाम याद रखना है. 1336 में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था. ठीक है. देन दीज वर द टू मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट ऑफ काम्पली. टू मिनिस्टर्स अपॉइंटेड इन द स्टेट ऑफ काम्पली, एंड व्हेन मोहम्मद बिन तुगलक हैड इन्वेटेड काम्पली, these two ministers, who were initially to begin with Hindu, so they were forced to convert to Islam. Then these two were sent to south to control a revolt, but rather they got themselves converted back to Hinduism under a Hindu priest called Vidyarana and Sayana. So they दो लोग थे actually, Vidyarana and Sayana. After this, Harihar I founded a new city on the southern banks of tributary to river Krishna. अब कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी थी, उसके सदर्न बैंक्स पे हरिहर वन ने एक नया शहर की स्थापना कर दी थी आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड बैक टू हिंदू. एंड ही अंडरटुक टू रूल हिज न्यू किंगडम एज द एजेंट ऑफ अ डेटी टू whom all the land south of Krishna was supposed to belong. So he was the founder of विजयनगर किंगडम. सो हरिहर वन की बात हो रही है. ठीक है. सो वो कृष्णा की कौन सी ट्रिब्यूटरी थी जिसके सदर्न बैंक पे ये नए शहर का स्थापना किया था हरिहर वन में. साथ ही साथ ये एक ऐलान कर दिया एक तरह से कि all the land that was to the south of river Krishna was supposed to belong to him, to this new city. Now Harihar I in 1353 sent two army contingents under Kumar Kampan and Kumar Shavan, who annexed Madurai to Vijayanagar kingdom, and Ganga Devi wrote about this expedition in a book called Madurai Vijayam. तो हरिहर I ने 1353 में दो कंटिजेंट आर्मीज़ भेजी थी, कुमार कंपन और कुमार शवन. कुमार कंपन कुमार शवन के अधीन, टू कॉन्क्वेस्ट एंड अनेक्स मदुरई टू द विजयनगर किंगडम. और गंगा देवी की जो किताब है मदुरई विजयम, उसमें इसका जिक्र किया गया है. देन हरिहर II पे आते हैं. ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज. ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज कैप्चरिंग बेलगाम एंड गोवा फ्रॉम द बहामनी किंगडम. ठीक है. बेलगाम एंड गोवा किसने कैप्चर किया? हरिहर II ने. और हरिहर I ने क्या किया था? दो कंटिजेंट भेजी थी अंडर कुमार कंपन एंड कुमार शवन टू अनेक्स द पांड्यन किंगडम ऑफ मदुरई टू द विजयनगर किंगडम, जो कि मदुरई विजयम किताब में भी जिक्र है. नाउ हरिहर II ने बेलगाम और गोवा छीन लिया था फ्रॉम द बहामनिट्स, एंड ही ऑल्सो कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम श्रीलंका. अब इसके बाद नरसिम्हा सलुआ आ जाते हैं. सो ही रिप्लेस द लास्ट रूलर ऑफ विरूपक्ष ऑफ संगम डायनेस्टी. तो लास्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी कौन थे? विरूपक्ष थे. ठीक है. तो ये यहाँ पे याद करो. Last ruler of Sangam dynasty was Virupaksh. Then Veer Narasimha of Talua replaced the last Salua ruler Imadi Narasimha. अब देखो थोड़ा confusion हो रहा है. देखो सबसे पहले कौन आया? संगम डायनेस्टी, उसमें हरिहर I हरिहर II पढ़ लिए. उसके बाद सलुआ डायनेस्टी आनी चाहिए थी. ठीक है. तो of course Salua dynasty was founded by Narasimha Salua, who replaced Virupaksh, the last ruler of the previous dynasty. Then Salua dynasty का last कौन था? Imadi Narasimha. ठीक है. Imadi Narasimha was the last. So even the first ruler of Salua had Narasimha as
a part of his name, and even the last ruler of Saluva dynasty had Narsimha as a part of his name. So it becomes quite easy. The last one was having an extra word, that is Imadi. So Imadi was the last Saluva ruler and Veer Narasimha was the first Saluva ruler. Anyway, that's clear now. So Sangam के बाद Saluva dynasty आई. The first ruler of Saluva dynasty who actually defeated the last or overtook the last ruler of Sangam, that was Virupaksh. So वो थे कौन? वीर नरसिम्हा. और फिर लास्ट रूलर ऑफ सलुवा डायनेस्टी कौन थे? ये इमाडी नरसिम्हा थे, जिनको फिर फाइनली तलुआ रूलर ने रिप्लेस कर दिया. ठीक है, तलुआ रूलर. जो पहले सलुआ रूलर थे वो नरसिम्हा सुलवा थे. ठीक है, और लास्ट वाले इमाडी नरसिम्हा थे. नाउ इट इज़ क्लियर. आफ्टर वीर नरसिम्हा started the Talua dynasty. Then came his brother Krishna Dev Rai. So actually this person is famous in the Talua dynasty, 1509 to 1529. And then came Achyut Dev Rai from 1529 to 1542. And then came Sadasiv Rai, who was replaced finally by Tirumala of Aravidu dynasty. So Krishna Dev Rai starting from 1509, 20 साल जोड़ते जाओ, 1509 से 1529. फिर अच्युत देव राय 1529 से 1542 के आसपास लगभग 12-13 साल. फिर 1542 के बाद सदाशिव राय एंड फाइनली तिरुमला ऑफ अराविडू डायनेस्टी ओवरटुक. नाउ आफ्टर तिरुमला ऑफ अराविडू केम रंगा वन एंड देन केम वेंकटा टू, हु वाज द कंटेम्पररी ऑफ वोडेयार किंग, हु लेड द फाउंडेशन माइसोर स्टेट इन 1612. तो अब इसके बाद वैसे पूछता नहीं है, क्योंकि अराविडू के बाद तो ये चारों ख़त्म हो गए ना. तिरुमला आ गया जब अराविड संगम, सलुआ, तलुआ, अराविडू. तो उसके बाद फिर बस इतना याद रखो, रंगा वन केम एंड देन वेंकटा टू केम. वेंकटा टू केम हु वाज द कंटेम्पररी ऑफ वोडेयार किंग, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ माइसोर स्टेट. ठीक है, तो वेंकटा टू वाज अ कंटेम्पररी ऑफ द वोडेयार किंग. देन अंडर कृष्णदेव राय तेलुगु लिटरेचर रीच्ड इट्स पीक. अब केडीआर के अंतर्गत अष्टदिग्गज या काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स थे. Not 8 ministers but 8 great poets in his court, amongst whom Pedanna, जिन्होंने अमुक्ता मलयाडा लिखा था. He was the most prominent amongst the अष्टदिग्गजस, जो कि 8 great poets in the court of KDR थे. KDR assumed the title of Andhra Bhoj and KDR constructed the city of Nagalpur in the memory of his mother. Portuguese traveller Domingo Paes arrived in KDR's court. Even Babur mentioned Krishnadev Rai to be one of the most powerful Hindu rulers of India in his autobiography. KDR constructed 2 temples, Hazararam and Vithala Swami temple in Hampi. So in temples में musical pillars का भी जिक्र किया गया है. ठीक है, alright. Musical temples actually Vithala Swami at Hampi और Hazararama temple both were built by KDR. इनको musical pillar temples भी बोला जाता है. So after KDR came Dev Rai 1. नाउ डोमिंगो पाइस तो केडीआर के समय आ गए थे. देवराय 1 के समय कौन आए? देवराय 1 के समय इटालियन ट्रैवलर निकोलो दे कॉन्टी आए थे. और देवराय सेकंड के समय अब्दुल रज़ाक आए थे पर्शिया से. ठीक है. देन 11 to 14 सेंचुरी CE 3 ट्रिनिटी ऑफ पोएट्स का दौर था. ट्रांसलेटेड महाभारत फ्रॉम संस्कृत टू तेलुगु, ननाया, तिक्कन एंड यिर्रा प्रगनंडा. अब ये कौन थे? ननाया, तिकन्ना और येरा प्रगनंडा. ट्रिनिटी ऑफ पोएट्स ट्रांसलेटेड महाभारत फ्रॉम संस्कृत टू तेलुगु. मोटा मोटा इतना याद करना है कि ननाया, तिकन्ना और येरा प्रगनंडा कौन थे. तो एक बार ज़रा कंफर्म कर लेते हैं. सो ननाया, तिकन्ना एंड येरा प्रगनंडा, येरा प्रगाडा, अ ट्रायो ऑफ पोएट्स नोन एज Kavitrayam or Trinity of Poets who translated the Mahabharata from Sanskrit into Telugu between the 11th and 14th centuries. ठीक है, तो ये जो है इसको कॉपी कर लेना चाहिए and we can paste it here for value addition. ठीक है, तो ननाया, तिकन्ना और येरा प्रगनंडा, Trinity of Poets between 11th to 14th century translated Mahabharata from Sanskrit to Telugu. So this is clear. Then Talikot is located in Karnataka near Bijapur city. So बीजापुर नहीं ज़रूरी है, बट इतना याद रखना है कि कर्नाटका में तालीकोट पड़ता है. Then Vijayanagar, the main source of income was land revenue. Other sources of income were trade tax, industrial tax, commercial tax, wealth tax, social and community tax, and as well as fines. Revenue department was called Athavana. So this is very important. विजयनगर किंगडम में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को
अठावना बोलते थे, अठावना, and 1/6 of the produce that was called schist was levied by the state. So अठावना was the name of the revenue department in Vijayanagar, and schist was the 1/6 of the produce that was collected by the state. Virupaksh temple was built in Hampi. ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं. एक तो विरूपाक्ष टेम्पल है और एक और था यहाँ पे हजार राम टेम्पल एंड so Virupaksh temple is a different one. Vithala Swami temple or Hazara Ram temple, these two were built by KDR. What about Virupaksh temple? Who built that? Let's ask. So Virupaksh temple, there are multiple matches both in Karnataka. So Virupaksh temple in Hampi. Now a Nayak ruler under Vijayanagar Empire, ruler Devrai II, built the Virupaksh temple in Hampi in 14th century. The temple is dedicated to Lord Virupaksh, a form of Shiva. So Virupaksh temple was built by, I think, Devrai II. Did Devrai II build Virupaksh temple? The temple was built by Lakan Dandesh, a Nayak under the ruler Devrai II, also known as Prouda Devrai of the Vijayanagar Empire. Okay, so it was delegated responsibility. The temple is dedicated to Lord Virupaksh, a form of Shiva, and the temple was built by Lakan Dandesh, a Nayak ruler under the ruler Devrai II. So we can say that the Virupaksh temple was built under the reign of Devrai II, whereas Hazar Ram and Vithal Swami, these were built by KDR. Now it is clear, okay? So Hazara Rama temple and Vithala Swami temple, these two were built by KDR, whereas Virupaksh temple, that was built by Devrai II. So okay. So revenue department of Vijayanagar kingdom was called Athavana, and 1/6 of the produce, that is schist, was levied. Then Virupaksh temple, I already told you. Actually, Hazara Rama temple and Vithala Swami, they are also called as musical pillar temples. Now, king of Sangam dynasty sent a mission to China in 1374. That was the first one, okay. Sangam dynasty was the first one. So they sent a mission to China in 1374 CE. Now we move on to administration of Alauddin Khalji. Okay. So Diwani Mustaq Raj to abolish corruption and loot from the revenue system. So that was Diwani Mustaq Raj to check and abolish corruption from within the administration and revenue departments. Then Muhammad bin Tughlaq, he established Diwani Amiri Kohi for agrarian development. Okay, so ये पैराग्राफ इसके बारे में है कि कौन सा रूलर क्या बनाया था, कौन सा मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट. तो दीवानी मुस्तक राज बनाया था अलाउद्दीन खिलजी. सॉर्ट ऑफ revenue reforms within the administration, then especially on the corruption front. So that was Diwani Mustaq Raj. Then Diwani Amiri Kohi was built by Muhammad bin Tughlaq for agrarian reforms. Then Diwani Arz, not Ariz, Diwani Arz, ARZ, Diwani Arz was built by Balban. It was the military department, chiefly under Imadul Mulk. You have to remember this fact as well. Then Alauddin Khalji also built Diwani Riyasat, which was market control department. This is the most important and most unique department, so I'll remember that with a different color. Diwani Riyasat was also built by Alauddin Khalji as a measure to control the markets and monitor the markets. Alauddin Khalji also made Diwani Risalat, which dealt with religious matters. So mark the difference, Riyasat and Risalat. Risalat dealt with the religious matters, while Riyasat was the market control department. Both were built by Alauddin Khalji. Then Diwani Insha was Department of State Correspondence. Okay. Then Diwani Wizarat, I think that is the financial department under the Alauddin Khilji. Then Delhi Sultanate was में अदर टैक्स कौन से थे, जैसे खरज, उश्र, मुक्ताई, ये सब दिल्ली सल्तनत में. खरज और उश्र याद रखो, मुक्ताई भी याद रखोगे तो ठीक है चलेगा. मुक्ताई, उश्र एंड खरज, these were the 3 types of taxes, or not just 3 but they were some of the taxes, land taxes. Then khums क्या होते थे, 1/5 of the war loots to be paid to the victorious Muslim army of the Caliph, or simply 1/5 of the war loots were called as khums. Ikta system ये इल्तुतमिश ने start किया था. It was the system of land grant to army officials in lieu of their regular wage for limited period of time. System started to relieve state treasury of burden in situations of less state revenues. ठीक है, सही बात है. Then Chaudhary were supreme village level revenue collectors during the Delhi Sultanate. This is another point जहाँ भूल जाते हैं हम लोग. Chaudhurys were basically village revenue collecting headmen in the Sultanate period. Then Zawabits,
these were the state laws, and hadis या hadith, these were the Islamic laws based on sayings, whereas zawabits were the state laws and customs. Okay, so अगर सिर्फ मुस्लिम इस्लामिक लॉ बेस्ड sayings की बात करें, so that they were the hadith or hadith, whereas zawabits were written concrete state laws during the Sultanate period. फवाजिल ये होता था ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड. द एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तदार वाज कॉल्ड फवाजिल. ओके, सो द एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तदार वाज कॉल्ड एज फवाजिल. देन सिल्वर टंका, सिल्वर शाशगनी एंड कॉपर जीतल. कॉपर जीतल, अब देखो कॉपर दाम था मुग़ल के पीरियड में और शेर शाह के पीरियड में, जबकि दिल्ली सल्तनत के समय कॉपर जीतल होता था और सिल्वर शशगनी या सिल्वर टंका होता था, और गोल्ड तो होता ही नहीं था. सो बिफोर असेंडिंग टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर हर फादर्स डेथ, द रेन वाज ब्रीफली हैंडेड ओवर टू हर हाफ ब्रदर रुकनुद्दीन फिरोज़, या सिर्फ रुकनुद्दीन भी याद रखोगे तो चलेगा. रज़िया सुल्तान जब आई तो उसके आने से पहले कुछ दिन के लिए उसके हाफ ब्रदर ने रूल किया था दिल्ली सल्तनत, दैट उसका नाम रुकनुद्दीन था. बट आफ्टर रुकनुद्दीन्स assassination within 6 months of his ascendancy, the nobles agreed to place Razia to the throne. Now Aibak started Qutub Minar 73 meters high in 1193 after defeat of last Hindu ruler in Delhi. The last 3 stories were made of red sandstone, the 4th and 5th marble plus sandstone. तो इतना डीप में नहीं पूछेगा, इतना याद रखो इसकी हाइट क्या थी, 73 मीटर्स. 1193 में स्टार्ट किया था ऐबक ने on the occasion of defeat of the last Hindu ruler in Delhi. Then at the foot of the tower is Qawatul Islam Mosque. An inscription over its eastern gate reads that it was made from materials obtained by demolishing 27 Hindu temples. So कुतुब मीनार के बेस में, कुतुब मीनार जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसी के कॉम्प्लेक्स में नीचे क़वत्तुल इस्लाम मॉस्क है, जिसकी ईस्टर्न दीवार पे ये लिखा हुआ है कि क़वत्तुल इस्लाम मॉस्क was built by materials obtained by demolishing 27 Hindu temples. It is said that if you can encircle the Qutub Minar with hands while standing with your back to it, your wish will be fulfilled. A 7-meter high iron pillar stands in the courtyard of the mosque. It is located in Mehrauli. ठीक है. After the decline of the Tughlaq Sultanate, an invasion of Timur in 1398, a new independent sovereign state was inaugurated in AD 1394, which came to be known as Sharqi Empire. The Sharqi Empire extended from Koil, that is modern Aligarh, in the west to the frontiers of Bengal in the east, and from the foothills of Himalayas to the borders of Malwa in the south. So these are the Sharqis, especially emerged after the Timur's invasion in 1390s. It lasted for around a century and had 6 rulers. इसमें सबसे पहले वाले मलिक सारवार आए थे 1394 में, मुबारक सेकंड नंबर पे आए थे 1399 में, फिर इब्राहिम 1401 से 1440 तक ऑलमोस्ट 40 ईयर्स तक आए थे, तो इब्राहिम काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और महमूद खिलजी आए थे 1440 से 57, एंड लास्ट वन वाज हुसैन 1458 टू 1505. सो पहला था मलिक सारवार, फिर मुबारक, एंड देन 1401 से 1440 तक इब्राहिम, फिर महमूद खिलजी 1440 से 57, और लास्ट में हुसैन. सो दीज वर द शार्की रूलर्स. एंड इनका अलीगढ़ से लेके बंगाल तक एक्सटेंशन था, बंगाल इन द ईस्ट, और हिमालयन फुट हिल्स से लेके मालवा इन द साउथ तक एक्सटेंशन था. नाउ द शार्की मॉस्क्स वर इम्प्रूव्ड वर्जन्स ऑफ द अलाई दरवाज़ा एंड बेगमपुरी मॉस्क. तो शार्की मॉस्क्स थोड़े से और अच्छे से बनाए गए थे एज़ कम्पेयर टू द अलाई दरवाज़ा एंड बेगमपुरी मॉस्क. द मोस्ट distinctive feature, however, is the tall propylon, a gigantic arc framed within a rectangular frame with much emphasis battered sides. अब ये सब नहीं पूछा जाएगा. The Atala Masjid was built in 1408. तो ये कौन बनाएगा? इब्राहिम ही बनाएंगे, इब्राहिम के टेन्योर में, on the foundations of a temple. अब ये जौनपुर में है मेरे ख्याल से अटाला मस्जिद. सो ये कहाँ है? ये इब्राहिम, ये जौनपुर में है, ठीक है. सो महमूद खलजी ये जो आए कब आए थे? 1440 से 57 के बीच. ये अशरफी महल बनाए. इब्राहिम इनके पहले वाले अटाला मस्जिद बनाए. अशरफी महल was built to commemorate his victory over the Raja Kumbha of Mewar, while Raja Kumbha built Kirti Stamb at Chittor after defeating Mahmud Khilji again. तो ये दोनों आपस में खेलते रहते थे. एक बार महमूद खिलजी हराता था राजा कुंभा ऑफ मेवाड़ को, फिर अशरफी महल बना देता था. उसी तरह से फिर राजा कुंभा ऑफ मेवाड़ फिर महमूद खिलजी को हरा देता था ऑफ द शार्की डायनेस्टी, और उसके
कॉमेमोरेशन में फिर कीर्ति स्तंभ बना लेता था चित्तौड़ में ना। अब ये जो कीर्ति स्तंभ है उस पर कुछ ना कुछ लिखा है, सो दैट वाज रिटन बाय अभी एंड महेश। नाउ देन एमर्जेंस ऑफ ऑक्टागोनल टॉम्स, ये ऑक्टागोनल टॉम्स तुगलक से जुड़ा है, और यूज़ ऑफ बोर्डगॉय ऑन पिलर्स दैट इज़ रिलेटेड टू विजयनगर स्टाइल। बोर्डगॉय शब्द कभी भी आए तो समझ लेना, बोर्डगॉय शब्द कहीं भी आए तो समझ लेना वो विजयनगर का स्टाइल है आर्किटेक्चर का। मैसिव एंट्रेंस गेट विद इंक्लाइंड वॉल्स आए और मैसिव एंट्रेंस गेट आए तो दैट समझ लेना शार्कीज़ का है वो। और फोर्ट ऑफ जौनपुर ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ गोमती रिवर, ठीक है। तो अशरफी महल ये महमूद बनाए और अटाला मस्जिद इब्राहिम, ठीक है। नाउ दिल्ली सल्तनत का कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, तो इसको अगले में देखते हैं। ओके, सो दिल्ली सल्तनत आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये इतना पोर्शन रह गया, देख लेते हैं। अलाई दरवाज़ा, इट हैड अ हॉर्स शू आर्क। वेन एवर यू सी अलाई दरवाज़ा, रिमेंबर it was built by Alauddin Khalji in 1311 and it has a horseshoe arc shape. It is the main gate from southern side of Quwwatul Islam Mosque, जो कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। उसमें वहाँ पहुँचने के लिए अलाई दरवाज़ा के ज़रिए जाना पड़ता है, ठीक है। एंड इट हैज़ अ डोम्ड एंट्रेंस विच इज़ कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल। मोटा मोटा यही याद रखना है, रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल से तुम्हारा अलाई दरवाज़ा बनाया गया है। अलाई दरवाज़ा पास करके ही क़ुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, जो कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में बनाया गया था, वहाँ पहुँच सकते हैं बाय अलाउद्दीन खिलजी। सो इट वॉज बिल्ट इन 1311, राइट। सो अलाई दरवाज़ा इज़ फर्स्ट ट्रू आर्क। No, that is not the first true arc. First true arc was seen in the tomb of Balban built in 1287 before Alai Darwaza, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रू आर्क टोम्ब ऑफ बलबन में इस्तेमाल किया गया था। डबल डोम ये सिकंदर लोदी स्टार्ट किया था, डबल डोम वाली प्रथा। और ऑक्टागोनल टॉम्ब तो वैसे तुगलक्स के समय आ चुका था, बट ये पता नहीं क्यों यहाँ पे शेरशाह लिखा हुआ है। ऊपर हमने देखा ऑक्टागोनल टॉम्ब्स तुगलक लेके आए थे, तो आई विल स्टिक विद तुगलक। आई डोंट नो वाई शेरशाह यहाँ लिखा हुआ है, बट डबल डोम का स्टाइल सिकंदर लोदी लेके आया था। दैन कुतुब मीनार, इट वाज स्टार्टेड इन 1193 बाय ऐबक। दैन तुगलकाबाद सिटी जो है दैट वाज मेड बाय गियाजुद्दीन तुगलक इन 1320 एंड 1325। दैन द लोदी गार्डन्स ड्यूरिंग लोदी डायनेस्टी एंड मोहम्मद बिन तुगलक died in 1531 while फिरोज शाह तुगलक died in 1388। तो ये दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स डेट्स हैं। मोहम्मद बिन तुगलक डाइड इन 1351 एंड 1388। सो 1351 एंड 1388, 1351 1388। एंड गियाजुद्दीन तुगलक तो 1320 से 1325 के बीच में वो तुगलकाबाद सिटी बनाए थे। देन मीनवाइल इन 1347 बाहमनी एम्पायर वाज फाउंडेड बाय हसन गंगू। सो दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1347 में बाहमनी एम्पायर वाज फाउंडेड बाय हसन गंगू with Gulbarg as capital। गुलबर्ग कैपिटल थी बाय रिवोल्टिंग अगेंस्ट द तुगलक्स दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो बाहमनी एम्पायर टूट के बना था तुगलक्स दिल्ली सल्तनत के, तुगलक से टूट के बाहमनी सल्तनत बना था 1347 में, एंड द फाउंडर वाज हसन गंगू। ही स्टार्टेड प्रोवाइडिंग जागीर्स एंड ऑल्सो अबॉलिश्ड जिजिया। सो हसन गंगू भी थोड़ा सा लिबरल थे, प्रोवाइडेड जागीर्स टू हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स एंड अबॉलिश्ड जिजिया। Abidin of Kashmir and Hassan Gangu both abolished jizya. Now Ibrahim Adil Shah II of Bijapur was the greatest in his lineage. We are talking about the Bahmani kingdom, which was started in 1347 by Hassan Gangu, quite liberal ruler just like Abidin. He abolished jizya, and उसी की lineage में फिर बाद में इब्राहिम आदिल शाह II of बीजापुर आ जाते हैं, because Gulbarg was the capital of Bahmani, जबकि इब्राहिम आदिल शाह II बिलोंग टू बीजापुर। एंड ये आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर से बिलोंग करते हैं इब्राहिम आदिल शाह II। ही वॉज नोन एज जगत गुरु, एंड एज ही वॉज टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स ही फाउंडेड द न्यू टाउनशिप ऑफ नवरसपुर टू गिव शेप टू हिज आइडिया ऑफ अ म्यूजिकल सिटी। तो म्यूजिकल सिटी बनाना चाहता था इब्राहिम आदिल शाह II ऑफ बीजापुर, उसके लिए वो नवरसपुर बना दिया। ही ऑल्सो रोट अ बुक इन दखनी कॉल्ड किताबी नवरस, ठीक है। वाइल शाहजहाँ अनेक्स्ड अहमदनगर, देखो गोलकोंडा तो 1687 में अनेक्स किया था मेरे ख्याल से औरंगज़ेब ने, लेकिन ये क्या है, शाहजहाँ अनेक्स्ड अहमदनगर निज़ाम शाही इन 1632
अहमदनगर निज़ाम शाही को अनेक्स किया था शाहजहाँ ने 1632 में, while औरंगज़ेब annexed अहमदनगर finally. So I think शाहजहाँ did not annexed full and finally. शाहजहाँ अटैक किया होगा 1632 में अहमदनगर of निज़ाम शाही, but it was finally annexed in 1636 by औरंगज़ेब as a part of the Deccan campaign. But mind you that औरंगज़ेब अभी मुग़ल एम्परर नहीं बना था और डेक्कन का वाइसरॉय था. मुगल्स डेक्कन वाइसरॉय वाज औरंगज़ेब वाइल शाहजहाँ वाज स्टिल मुग़ल एम्परर. उसी समय 1632 में एक बार शाहजहाँ ट्राई किया और बाद में 1636 में औरंगज़ेब फाइनली अनेक्स्ड द अहमदनगर निज़ाम शाही as he was the Mughal viceroy in the Deccan under Shah Jahan. Later in 1686, Aurangzeb annexed Bijapur completely, and in 1687 Aurangzeb annexed Golconda completely. So इस तरह से तीनों बहमनी सुल्तनत बेसिकली जब टूटा था तो ये निज़ाम शाही ऑफ अहमदनगर जो 1632-1636 बाय औरंगज़ेब अनेक्स कर लिया गया, और आदिल शाही बीजापुर which was annexed in 1686, and Golconda कुतुब शाही of Golconda which was annexed in 1687 by औरंगज़ेब. फिर कीर्ति स्तंभ हम बता चुके हैं, ये राजा कुंभा और जो नॉट गुजरात शार्की डायनेस्टी ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें एक रूलर था महमूद खिलजी, वो और राणा कुंभा ऑफ चित्तौड़गढ़, ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे. तो जब महमूद खिलजी ऑफ शार्की जीता था तो वो एक अशरफी महल बनाया था, और जब राजा कुंभा ऑफ चित्तौड़गढ़ जीत गया महमूद खिलजी के अगेंस्ट तो फिर वो कीर्ति स्तंभ बना दिया, कीर्ति स्तंभ, और उसकी दीवार पे इंस्क्रिप्शंस अभी और महेश नामक व्यक्ति ने लिखे थे. सो राजा कुंभा ऑफ चित्तौड़ एंड महमूद खिलजी, दीज टू वर इन कॉन्स्टेंट फाइट अगेंस्ट ईच अदर. राजा कुंभा रोट मैनी बुक्स ऑन म्यूजिक इंक्लूडिंग संगीत मीमांस, संगीत रत्नाकर एंड संगीत राज. संगीत मीमांस, संगीत रत्नाकर, संगीत राज, ये तीनों किताब राजा कुंभा ऑफ मेवाड़ ने लिखी थी. ठीक है. देन अबू रहमान विच इज़ ऑल्सो नोन एज अल बैरूनी का दूसरा नाम अबू रहमान भी था. ही केम अलॉन्ग विद गजनी एज एन ऑब्जर्वर इन द इंडो-गैंजेटिक वैलीज इन 1019 एंड ही रोट किताबुल हिंद एंड तहकीक हिंद. तो किताबुल हिंद या तहकीक हिंद एक ही है, दो नाम है, एक ही किताब के दो नाम है, किताबुल हिंद, तहकीक हिंद. This was written by al-Biruni, who came along with Mahmud Ghazni in 1019 in the Indo-Gangetic valleys. Amir Khusro, he was born in Patiali Eta Kasganj. इनकी nickname टूटिया हिंद भी बोलते थे, which means parrot of India. Books written by him is Quranus Sadin, Faizanul Futuh and Anishkiya, Nuh Sifir and Tughlaqnama and Miftahul Futuh. That was his last work. तो 5 किताबें लिखी आमिर खुसरो ने, बहुत ज़्यादा किताब याद करना पड़ेगा. फैज़ानुल फुतूह, मिफ्ताहुल फुतूह और नूह स्फिर, अनिस्किया और कुरानुस सदिन. तो ये 5 किताबें आमिर खुसरो लिखे थे. इनको टूटिया हिंद भी बोलते थे, पैरट ऑफ इंडिया. ही इज़ क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ खड़ी बोली में आमिर खुसरो लिखता था. स्टेटेड हिमसेल्फ एज आई एम हिंदुस्तानी टर्क हु स्पीक्स हिंदी. Both Amir Khusro and his guru Nizamuddin Auliya witnessed the reign of 7 sultans of Delhi. Khusro was initially associated in the court of Balban. तो ये एक important point हो जाता है. Khusro was initially appointed in the court of Balban. And अभी बलबन के बारे में एक फैक्ट पढ़े थे कि I think बलबन के समय से the true arc was established. First true arc in India was seen in the tomb of Balban in 1287, even before the Alai Darwaza of Alauddin Khilji. So Khusro was initially associated in the court of Balban. Later he was an important court member in Alauddin Khilji's court. Amir Khusro also developed a new style of poetry called Sabak-e-Hind. Sabak-e-Hind is nothing but a style of poetry developed by Amir Khusro, which was a unique blend of Hindi and Persian. Amir Khusro invented qawwali music, sitar and tabla extensively used by Amir Khusro, and combined Irani tambura with veena from sitar to form sitar. तो मतलब तंबूरा और वीना को मिला के एक नया इंस्ट्रूमेंट बना दिया अमीर खुसरो. ईरानियन तंबूरा और वीणा को मिला के एक नया इंस्ट्रूमेंट सितार बना दिया, और फिर उससे कव्वाली म्यूज़िक बनाया, तबले का कॉन्सेप्ट लेके आया इंडिया. फिर सुल्तान ऑफ बीजापुर इब्राहिम आदिल शाही 2 जो किताब लिखे थे किताबी नवरस, और एक शहर बनाना चाह रहा था, नवरसपुर बना भी दिया था. उसकी कैपिटल कॉन्सेप्ट ऑफ अ म्यूजिकल सिटी इन द फॉर्म ऑफ अ नवरसपुर, अ न्यू सिटी बाय बीजापुर Ibrahim Adil Shah II.
देन मिनहास उस सिराज एक राइटर था जो लिखा था तबाकती नसीरी विच डिस्क्राइब्स विक्ट्रीज ऑफ घोरी एंड डेडिकेटेड टू नसरुद्दीन महमूद द लास्ट तुगलक डायनास्ट। नसरुद्दीन महमूद आखिरी तुगलक रूलर था जिसके ऊपर एक किताब लिखी थी तबाकती नसीरी। तो नसीरी जो शब्द आ रहा है दैट कम्स फ्रॉम नसरुद्दीन महमूद्स फर्स्ट नेम। द बुक वॉज रिटन बाय मिनहास उस सिराज। तबाकती नसीरी या नसरुद्दीन महमूद के हु वाज द लास्ट तुगलक रूलर उसके कोर्ट पे टेन्योर पे है। एंड मिनहास उस सिराज ऑल्सो डिस्क्राइब्स विक्ट्रीज ऑफ घोरी, मोहम्मद घोरी जो बहुत पहले आया था। फिर अपभ्रंश या अपभ्रंश term was used in medieval Sanskrit texts to denote early forms of some modern Indian languages. Used in medieval Sanskrit text, तो medieval में जो संस्कृत टेक्स्ट लिखे जाते थे उसमें अपभ्रंश के रूप में लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। एंड ये इनिशियल फॉर्म ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस था। डिफरेंट हिंदी डायलेक्ट्स लाइक पंजाबी, सिंधी, नेपाली हैव डेवलप्ड फ्रॉम अपभ्रंश। ठीक है। देन हसन निज़ामी रोड ताजुल मासिर, बरानी रोड तरीक़े फ़िरोज़ शाही, वाइल तरीक़े फ़िरोज़ शाही ये लिखे हैं बरानी, और हसन निज़ामी तो ताजुल मासिर लिखे हैं। और मिनहास उस सिराज ये तबाकती नसीरी लिखे थे अबाउट द लास्ट तुगलक रूलर नसरुद्दीन महमूद एंड ऑल्सो डिस्क्राइब्स द विक्ट्रीज ऑफ घोरी। वाइल यहिया रोड तरीक़े मुबारक शाही, नाउ दिस इज़ वन ऑफ द लेसर नोन फैक्ट्स, आई विल मार्क दैट विद येलो। यहिया रोड तरीक़े मुबारक शाही। इब्न बटूटा रोड 1333 में इंडिया आया, किताबुल रहेला, और वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था एंड गॉट अपॉइंटेड एज काजी। एंड ही ऑल्सो वेंट टू चाइना एज मोहम्मद बिन तुगलक्स डिप्लोमेटिक एम्बेसडर। तो कौन गया था? इब्न बटूटा गया था चाइना। देन अल बिरनी ये 1019 के आसपास आया था। अबू रहमान इसका निकनेम था, गज़नी के साथ आया था। इंडो गैंजेटिक वैली में ऑब्जर्वेशन किया और 2 किताब लिखा था, किताबुल हिंद और तहकीक हिंद। और पतंजलि का योग सूत्र भी पर्शियन में लिख दिया था अल बिरनी। ठीक है। किताबुल पतंजल, तो किताबुल हिंद और किताबुल पतंजल द पतंजलिज योग सूत्र को कन्वर्ट कर दिया पर्शिया में बाय अल बिरनी। देन फिरोज शाह तुगलक हिमसेल्फ रोट फुतुहते फिरोज शाही, दैट वाज हिमसेल्फ रिटन बाय फिरोज शाह तुगलक टू प्रूव हिमसेल्फ एज एन आइडियल मुस्लिम रूलर। ही एस्टैब्लिश्ड मोर देन 300 न्यू सिटीज़ लाइक फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर। तो जौनपुर शहर कौन बनाया? फिरोज शाह तुगलक। हिसार और फतेहाबाद भी यही बनाया था। देन फिरोज शाह अपॉइंटेड मलिक सारवार who was an Inanch who was notorious for having been the lover of Firoz Shah Tughlaq's daughter as the governor of Jaunpur. So Malik Sarwar became the governor of Jaunpur by the appointment made by Firoz Shah Tughlaq. But in 1394 Malik Sarwar declared independent from the central Firoz Shah Tughlaq's authority and adopted a son named Mubarak, and that's how I think Jaunpur की शार की डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। and founded an independent Sharki dynasty of Jaunpur for the next 85 years till Bahlol Lodi defeated Jaunpur's last ruler Hussain Shah. तो Hussain Shah, who was the last ruler of Sharki dynasty of Jaunpur, उसको बहलोल लोधी हराया था। The city of Jaunpur achieved greatest heights during the reign of Ibrahim Shah, that is 1402 से 1436 के बीच। He is known for Sharki architecture. अटाला मस्जिद बनाया था इब्राहिम, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद एंड लाल दरवाज़ा मस्जिद। The city of Jaunpur is also known as Siraj of the East। ठीक है। तो अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद और एक और था लाल दरवाज़ा मस्जिद, ये 3 टाइप ऑफ मस्जिद बनाए थे इब्राहिम ऑफ शारकी डायनेस्टी। अशरफी महल तो महमूद खिलजी बनाया था। ठीक है।